ओके बच्चों, कल एलपीएस और एसके उसमें सेंट मैरी में 10th क्लास का पेपर है। ठीक है, तो उसको मैं प्रिपेयर कराने के लिए कोशिश कर रहा हूं। और याद रखना, क्योंकि ये सिर्फ 1 घंटा 1.5 घंटे का ही समय होता है, तो इसमें आपको स्पेशली क्या प्रिपेयर कराया जाएगा। आपको जो है थ्योरी वाला पार्ट जो है, जिसमें आउटपुट और थ्योरी है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, उनको ज्यादा ज्यादा कराने की कोशिश की जाएगी। एमसीक्यू क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप लोग तुरंत तुरंत कोशिश कीजिए, बस आपकी प्रैक्टिस कराई जा रही है कि ऐसे ही एमसीक्यू के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आपका 10th क्लास वाले बच्चे, ऑनलाइन वाले बच्चे, जरा बताएं एक बार, सब कुछ विजुअल है, आवाज आ रही है? ठीक। देखिए, ये आपका बोर्ड का पेपर है लास्ट ईयर का, 2023 का, तो इसके एमसीक्यू ले लेते हैं। ठीक है, और फिर स्पेसिमेन पेपर जो 24 का है, उसके एमसीक्यू ले लेते हैं और आउटपुट ले लेते हैं। और फिर आपका जो एलपीएस का पिछले साल का फर्स्ट टर्म का पेपर है, फिर उसके आउटपुट और थ्योरी, इस हिसाब से हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो स्क्रीन सामने है, आप लोग अपने अपने सजेशन देते रहिएगा। हाँ, मैं अभी देख रहा हूं। ऑनलाइन वाले बच्चे अगर आज नहीं बोले तो फिर कब बोल पाओगे? जैसे कि ये पहला क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा है, अ मैकेनिज्म वेयर वन क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास। ऑनलाइन वाले बच्चे बताते जाएं। बिल्कुल, एक क्लास की प्रॉपर्टी को किसी दूसरे क्लास द्वारा एक्वायर किया जाए तो इसको इनहेरिटेंस कहते हैं, यानी दो क्लास आपस में जोड़ी जा रही हैं और पहली क्लास की सारी प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी मतलब वेरिएबल फंक्शन, दूसरी क्लास में हम यूज कर पा रहे हैं, इसको ही इनहेरिटेंस कहते हैं। एग्जांपल के रूप में ह्यूमंस में देखा जाए तो जैसे कि माँ बाप के गुण जो है बच्चों में आते हैं, तो माँ बाप क्या है, पहली क्लास है, और बच्चे क्या है, दूसरी क्लास है। तो माँ बाप की प्रॉपर्टीज को बच्चों द्वारा एक्वायर किया जाता है, इसी को इनहेरिटेंस कहा जा रहा है। तो ऐसे दो क्लासेस में होता है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा इनहेरिटेंस। और थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। हाँ, सारे बच्चे अपने अपने बिहाफ पर प्रैक्टिस करें, क्योंकि लॉजिकल में आपका एंड और नॉट तीन आते हैं, तो तीनों इसमें अवेलेबल हैं आपके। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो द स्कैनर क्लास मेथड यूज टू एक्सेप्ट वर्ड विद स्पेस एज, मतलब स्कैनर क्लास आपने सबने पढ़ी है, स्कैनर से इनपुट लेते हो ना, तो इसमें कौन सा ऐसा फंक्शन होता है जो विद स्पेस स्टोर करा देता है किसी चीज को? तो ऑप्शन यहाँ पे नेक्स्ट, नेक्स्ट लाइन और नेक्स्ट स्ट्रिंग, ये चार दिए गए हैं। और यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि कौन सा मेथड है जो वर्ड्स को विद स्पेस स्टोर कराता है। अरे पगले, अगर राम जी अवस्थी पूरा स्टोर करना है तो कौन सा फंक्शन यूज करते हो? नेक्स्ट लाइन यूज करते हैं। इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? कोई भी स्ट्रिंग इनपुट करानी होती है तो उसमें हमेशा अगर विद स्पेस लेना है तो नेक्स्ट लाइन, और अगर एक वर्ड स्टोर कराना है तो सिर्फ नेक्स्ट, एक वर्ड के लिए नेक्स्ट, और पूरा फुल सेंटेंस फॉर्म में हो तो नेक्स्ट लाइन यूज होता है। और ये गलत है, क्योंकि नेक्स्ट कैपिटल में एन नहीं होता है, ऐसे नेक्स्ट स्ट्रिंग नाम का कोई फंक्शन ही नहीं होता है। ठीक है, तो आपका ये सही आउटपुट है। तो अगर आपने नेक्स्ट लिखा है और आपने पूरा दे दिया राम जी अवस्थी, तो राम जी ले लेगा, अवस्थी छोड़ देगा। और नेक्स्ट लाइन में अगर आपने राम जी अवस्थी लिया तो पूरा पूरा ले लेगा। हाँ, और नेक्स्ट लाइन में अगर एक भी वर्ड ले लिया तो उसको भी ले लेगा, क्योंकि जो तो ज्यादा ले सकता है ना, तो फिर कम क्यों नहीं लेगा? इस हिसाब से अब दूसरा देखिए, द कीवर्ड यूज्ड टू कॉल पैकेज इन आर प्रोग्राम। तो कोई भी पैकेज अपने प्रोग्राम में, हाँ यस, इंपोर्ट इंपोर्ट कीवर्ड होता है। बहुत अच्छा। उसके बाद द वैल्यू will math.sqrt math.seal 15.3 returns
देखिए ये 15.3 है और सील क्या करेगा 16.0 दे देगा और 16.0 एसक्यूआरटी को मिलेगा तो ये आपका 4.0 आंसर के रूप में दे देगा। बहुत सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है द absence of which statement leads to fall through situation in switch case। तो सारे बच्चों को पता है ब्रेक ऑप्शन होता है जो स्विच केस से बाहर ले जाने के लिए यूज किया जाता है और नीचे वाले जितने स्टेटमेंट है उसको स्किप कर दे। वेरी गुड। ऐसे फटाफट बताते जाइए। स्टेट द टाइप ऑफ लूप इन द फॉलोइंग प्रोग्राम। तो यहां पर अब देखो, यहां पर आपने एकदम से नल कह दिया ऑफलाइन में वाले बच्चों ने, लेकिन नल लूप का मतलब है उसके अंदर बॉडी नहीं है, उसके अंदर बॉडी नहीं, इसके अंदर तो एक लाइन है इसके अंदर, है ना। अगर कर्ली ब्रैकेट ऑन ऑफ नहीं किया गया इसका मतलब उसके अंदर एक लाइन पढ़ी जाएगी, भले यहां दो लिखी होती तो ऊपर वाली जो लाइन होती वो लूप का हिस्सा मानी जाती। अब यहां पर इसको चला के देखो, 5 नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू, नीचे आएगा आई प्रिंट कर जाएगा, नहीं 5 प्रिंट कर देगा। और 5 माइनस 2 करोगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू, 3 प्रिंट हो गया। 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। 1 नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू, नीचे आए 1 प्रिंट हो जाए। अब ध्यान देना 1 माइनस 2 माइनस वन नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू, तो माइनस 1 प्रिंट हो जाए, यानी कि 0 को तो छोड़ दिया ना। तो ये 0 अगर आ जाता तब तो ये रुक जाता, अब 0 आए नहीं, अब -1 के बाद तो सीधे चलता चला जाएगा, -3 -7 5 -7। तो इसका मतलब ये एग्जांपल है इनफाइनाइट लूप का, इनफाइनाइट लूप का। और बॉडीलेस लूप और नल लूप में एक और पहचान है कि यहां पर अगर सेमीकोलन लगा देते तो ये आपका बॉडीलेस लूप या नल लूप माना जाता, भले नीचे स्टेटमेंट लिखा है तो वो इसका हिस्सा नहीं माना जाता है। फिक्स्ड लूप कौन सा? ये बिल्कुल वैसे ही ऑप्शन दिया है जैसे अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में नेक्स्ट स्ट्रिंग दे दिया है, तो नेक्स्ट स्ट्रिंग नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। हाँ, ऐसे ही ये फिक्स्ड लूप दे दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ, राइट द मेथड प्रोटोटाइप। अब यहाँ पे क्योंकि ये बोर्ड का पेपर है तो बोर्ड का मतलब बोर्ड कब होता है, प्री बोर्ड के बाद होता है, तो इसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन शामिल हैं जिनके टॉपिक आपने पढ़े ही नहीं है, जैसे फंक्शन टॉपिक मान लीजिए अभी नहीं पढ़ा है ना। तो अगर वो आ भी जाता है तो आप घबराइएगा नहीं, अभी तो मैं ये बता रहा हूं ये आएंगे भी नहीं फर्स्ट टर्म में, है ना। लेकिन आपका अभी से आगे लेवल तक का क्वेश्चंस कि क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं वो आपका रेडी रहेगा, तैयार रहेगा। ठीक है, देखिए ये आगे फंक्शन टॉपिक का क्वेश्चन है। राइट अ मेथड प्रोटोटाइप नेम चेक which takes an integer argument and returns character value। तो इस लाइन का मतलब समझ लीजिए, जब भी कहा जाए कि राइट मेथड प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप का यहां पे मतलब है कि किसी भी फंक्शन की पहली लाइन को फंक्शन का प्रोटोटाइप कहा जाता है। द फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड फंक्शन प्रोटोटाइप। तो ये कह रहे हैं कि फंक्शन प्रोटोटाइप की ऐसी लाइन बनाओ जो रिटर्न करेगा कैरेक्टर वैल्यू। तो सबसे पहले हमें यहां पर रिटर्न टाइप बताना होता है, तो हम लिखेंगे कैर। उसके बाद फिर कह रहे हैं फंक्शन का नाम चेक है, तो सेकंड टाइम पर हम लोगों को फंक्शन का नाम लिखना होता है। फिर कह रहे हैं आर्गुमेंट में यहाँ पर इंटीजर टाइप का एक आर्गुमेंट, तो हमने यहाँ पे मान लीजिए INT A दे दिया। तो इस लाइन से मिलती जुलती जो लाइन होगी वही आपका रिजल्ट मानी जाएगी। कौन सा? डी, बिल्कुल सही। तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड फंक्शन प्रोटोटाइप, और ये एक नंबर में ऐसे आता है। उसके बाद द नंबर ऑफ वैल्यूज दैट अ मेथड कैन रिटर्न। एक फंक्शन एक बार में कितनी वैल्यू रिटर्न कर सकता है, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है आपका, फर्स्ट टर्म में नहीं आएगा। और जिनके यहाँ फंक्शन पढ़ा दिया गया है उनके यहाँ भले आ जाए। तो एक फंक्शन एक बार में एक ही वैल्यू रिटर्न करता है, वन वैल्यू, इसका वन आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब इसमें ये आउटपुट पूछा गया है, देखो ध्यान दो,
कि आपके यहाँ इनपुट करने के लिए दो क्लासेस का यूज किया जाता है या जाता था। जब आपका जावा लॉन्च की गई थी तो बफर रीडर क्लास का यूज किया जाता था वैल्यू स्टोर कराने के लिए, और अब आजकल स्कैनर क्लास का यूज किया जाता है वैल्यू स्टोर कराने के लिए, लेकिन बुक में दोनों दिए होते हैं। वो अलग बात है कि आजकल जो अभी सिलेबस चेंज हुआ है उसमें ये भी साफ साफ कह दिया गया है कि राइट अ प्रोग्राम ये यूजिंग स्कैनर क्लास, यानी बफर रीडर को बिल्कुल से हटा दिया गया है, लेकिन थ्योरी पर्पज से बफर रीडर अभी भी पूछा जाता है। तो ये बफर रीडर की लाइन है, और इस लाइन का मतलब जान लीजिए कि कोई भी वैल्यू जो कि स्ट्रिंग में इनपुट की गई है, कोई भी वैल्यू जो भी स्ट्रिंग में इनपुट की गई है उसको इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कराना। तो यहाँ पे P और Q, तो P में 20 है, Q में 22 है, तो P में इंटीजर डॉट पास int लिखने का मतलब आप P की वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये 20 यहां आ जाएगा, और यहाँ पे इंटीजर डॉट पास int Q में 22 है, तो यहाँ पे 22 इंटीजर में कन्वर्ट होके आ जाएगा, और उसके बाद इसको ज्वाइन करके, बीच में स्पेस नहीं है, ज्वाइन करके प्रिंट करा दिया गया। तो A में क्या है, A में 20 है और B में क्या है 22 है, तो 2022 ये प्रिंट हो जाएगा। अगर बीच में स्पेस होता तो यहाँ पे स्पेस भी आ जाता, अगर ये वाला पार्ट ना दिया होता तो ये दोनों ऐड हो जाते, 20 + 22 कितना आ जाता, 42 रिजल्ट आ जाता। अगर ये बीच में, क्योंकि डबल कोट्स का मतलब स्ट्रिंग मिल गया, स्ट्रिंग में कुछ भी प्लस का मतलब क्या होता है, ऐड करना होता है। ऐड कौन सा, कॉनकैट वाला ऐड, ज्वाइन टू स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग को ज्वाइन कर देना। तो ये आपके लेवल का है, बिल्कुल सही है। इसमें क्या था, 20 और 22 था, तो 20, अच्छा इसमें आप फिर यही वाला ऑप्शन मान लीजिए, क्योंकि जैसे मैंने कह दिया अपनी तरफ से कि इसमें मुझे स्पेस नजर नहीं आ रहा, तो नहीं है वाकई में, लेकिन प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, तो ये स्पेस अगर है तो आपका ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट माना जाएगा। यस बेटा, फिर से बताइए, प्रोग्राम पूछ रहे हैं। आप बिल्कुल आएंगे, अभी हम लोग एमसीक्यू थोड़े से तैयार करवा दे, ये आज ही के क्लास में आपको बता दिया जाएगा लीड नंबर। नहीं, करेक्शन नहीं आते। उसका देखिए, द स्ट्रिंग क्लास मेथड टू ज्वाइन टू स्ट्रिंग्स इज, दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए स्ट्रिंग क्लास में आपका कौन सा मेथड यूज किया जाता है, कॉनकैट, ये पहला वाला। आप देखो कॉनकैट यहाँ पे ये भी दिया है, ये भी दिया, लेकिन इसके ब्रैकेट में स्ट्रिंग लिखा है और इसमें कैट लिखा, तो स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करता है कॉनकैट, इसलिए पहला वाला रहेगा। हाँ, उसके बाद आउटपुट देखो, यहाँ पे स्ट्रिंग टॉपिक कई लोगों के स्कूल में है इस समय, एलपीएस और सेंट मैरी दोनों में। तो देखो ये स्ट्रिंग है, इसमें इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इंडेक्स नंबर पड़े हैं। और सबस्ट्रिंग का मतलब होता है कि स्टार्टिंग 3 से तोड़, सबस्ट्रिंग का मतलब होता है स्ट्रिंग का सब पार्ट तोड़े, स्ट्रिंग का सब पार्ट तोड़े। तो 3 से स्टार्ट करें, और एंडिंग का मतलब होता है कि आखिरी इंडेक्स नंबर से एक कम तोड़े। एंडिंग क्या दी है यहाँ 6, तो 6 से एक कम तोड़े यानी कि 5 तक, तो 3 से तोड़े 5 तक, देखो क्या है 3 से 5 तक, तो पीओएस आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोगों से गलती ये होती है कि आप यहाँ एंडिंग को 6 मान लेते हो, तो 6 के हिसाब से आप यहाँ पे आई भी ले लोगे, तो ये गलत हो जाएगा, है ना, इस चीज का विशेष ध्यान देना है। उसके बाद देखिए, आपका यहाँ आईएनटी लगा हुआ टाइप कास्टिंग में 32.8 लिखा हुआ है, तो 32.8 में एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं 32 बन जाएगा। अब 32 बन गया, अब ये पूछ रहे हैं टाइप कास्टिंग ये कौन सी है, तो जिसमें 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 पैरेंथेसिस ब्रैकेट के साथ में डेटा टाइप दे दिया जाए तो पहचान है वो एक्सप्लिसिट है, और जिसमें कोई भी पैरेंथेसिस ब्रैकेट ना दिया जाए तो वो इम्प्लिसिट रहेगी, ये फिक्स रूप से समझिए। तो यहां पर ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कहां लिखा है, ये एक्सप्लिसिट, ये रहेगा। यही एक एग्जांपल मैंने मेन फीचर बता दिया कि अगर गोल वाले ब्रैकेट में डेटा टाइप लिखा, चाहे फ्लोट चाहे कैर चाहे कुछ भी, तो ये एक्सप्लिसिट का ही एग्जांपल होगा। अगर ब्रैकेट नहीं लगा, जैसे मान लीजिए इसी को हम करें कि अगर इसको हम डबल में कन्वर्ट करें, जैसे ये आपकी वैल्यू है, इसको डबल में कन्वर्ट करें, तो यहाँ पे डबल डी इज इक्वल टू,
और यहाँ पे हमने 32.8 लिख दिया, तो ये 32.8 फ्लोट टाइप का है। और यहाँ पे कोई गोल वाला ब्रैकेट नहीं लगा, इसका मतलब ये इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग से कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि इम्प्लिसिट में क्या होता है, छोटे से बड़े में कन्वर्ट करते हैं। तो फ्लोट छोटा होता है, ये आपका बड़ा है डबल, तो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन एक्सप्लिसिट में बड़े से छोटे में कन्वर्ट करते हैं फोर्सली, तो इसका मतलब यहां पर हमें टाइप कास्टिंग ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी। अभी बहुत सारी क्लासेस बच्चों आपको मिलेंगी इस टाइप की प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन ये तो कल पेपर है, उसके लिए मैं सॉल्व करा रहा हूं। द कोड ऑब्टेन्ड आफ्टर कंपाइलेशन इज नोन एज, जैसे कि हाँ, जावा का प्रोग्राम आपने लिखा, फिर उसको कंपाइल कराया, फिर उसको रन कराते हैं। तो कंपाइल कराने के बाद एक जो सोर्स कोड था, आप जो लिखते हैं उसको सोर्स कोड कहते हैं। तो जो सोर्स कोड था वो आपका कंपाइल कराने के बाद जिस फाइल में कन्वर्ट हो जाता है, उस फाइल को क्या कहते हैं? जावा बाइट कोड। बिल्कुल। कई बच्चे, हाँ, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए थे, कहां गया? हाँ, जावा बाइट कोड, ये वाला सही रहेगा। ऐसा क्यों करेंगे वो? या तो इम्प्लिसिट देंगे या तो कोरिजन देंगे। हाँ, इम्प्लिसिट ना देकर कोरिजन दे दिया, और कोरिजन आपको पता नहीं कि इम्प्लिसिट को ही कहते हैं, तो आपसे गलती हो जाएगी। उसके बाद देखिए, मिसिंग अ सेमीकोलन, किसी स्टेटमेंट में सेमीकोलन मिसिंग हो जाए तो वो कौन सी गलती मानी जाती है? सिंटैक्स एरर या कंपाइल टाइम एरर? तो आपका ये सिंटैक्स एरर मानी जाएगी। उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट एंड सिलेक्ट द आउटपुट ऑफ द सेम। तो ये आउटपुट है, इसमें स्विच केस में n में 10 स्टोर है, तो ये स्विच n का मतलब केस 10 पे जाएगा। तो केस 10 के हिसाब से इसमें क्या आउटपुट आने वाला है, देख के बताओ, जरा सोच के बताओ। तो केस 10 में ये सीधे केस 10 पे चला जाएगा ना। और यहाँ पे क्या है, n इंटू 2, तो n में 10 था, 10 इंटू 2 20, और उसके बाद ब्रेक नहीं लगा है, तो ब्रेक का मतलब फॉल थ्रू कंडीशन, नीचे वाले केस ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाए। तो नीचे जब जाओगे तो केस 4 में भी चले जाओगे, यहाँ पे 10 इंटू 4 40, तो 20 आ चुका है, 40 भी आ जाएगा। और उसके बाद ब्रेक मिल गया, इसका मतलब लाइन चेंज करके नीचे आ गए। तो आपका यहाँ पे आउटपुट में दिखाई दे रहा हूं, 20 और 40 आया था, ऑप्शन ए सही है। उसके बाद देखिए बच्चों, अ मेथड विच डज नॉट मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन टर्म एज, कोई ऐसा मेथड मतलब फंक्शन, कोई ऐसा फंक्शन which does not modify the value of variable is termed as, उसको क्या कहते हैं? वो ये भी देखो फंक्शन टॉपिक से है, इसलिए यहां पर मैं खुद बताऊंगा कि ऐसे फंक्शन जो फंक्शन के जो भी फंक्शन को वैल्यू भेजी गई है पैरामीटर के रूप में, तो ऐसे फंक्शन जिनके पैरामीटर रूप में जो भी वैल्यू भेजी गई है, अगर वो वैल्यू बदलती नहीं है, तो उसको आपका प्योर फंक्शन कहते हैं, प्योर फंक्शन, प्योर मेथड। अगर वैल्यू बदल गई तो वो इम्प्योर फंक्शन या इम्प्योर मेथड। तो आप समझो ये क्या कह रहे हैं, डज नॉट मॉडिफाई द वैल्यू, यानी वैल्यू बदली नहीं है, तो क्या कहोगे? प्योर मेथड, प्योर मेथड, प्योर फंक्शन। उसके बाद ये देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ रैपर क्लास इज कन्वर्टेड टू इट्स करस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो देखो क्या होता है कि जितने डेटा टाइप होते हैं वो किसी ना किसी क्लास से बिलोंग करते हैं। जैसे कि आईएनटी डेटा टाइप इंटीजर क्लास से, इंटीजर रैपर क्लास से बिलोंग करता है, फ्लोट डेटा टाइप फ्लोट रैपर क्लास से बिलोंग करता है। ऐसे जितने डेटा टाइप सबकी अपनी अपनी रैपर क्लास है। रैपर क्लास की पहचान क्या है कि डेटा टाइप हमेशा जो है स्मॉल में लिखा जाता है, जैसे आईएनटी हमारा हमेशा स्मॉल में लिखा गया, वो भी 3 लेटर का, लेकिन इसकी रैपर क्लास क्या है? इंटीजर। अब क्या पहचान है इसका? आई बड़ा है, लेकिन इसमें तो आप कहोगे ये तो 3 लेटर का है, ये तो पूरा इंटीजर लिखा है, तो ये तो समझे में आ रहा है। लेकिन इस केस में जब आप फ्लोट फ्लोट लिखोगे FLOAT, तो इसकी रैपर क्लास क्या है? फ्लोट, FLOAT। ऐसे डबल की डबल होगी। अंतर क्या है? F बड़ा है, डेटा टाइप हमेशा स्मॉल में होता है, और रैपर क्लास का पहला लेटर अपर केस होता है। तो अब यहां पर ये कह रहे हैं कि कोई भी
व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ रैपर क्लास का कोई ऑब्जेक्ट है इज कन्वर्टेड टू करस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप, यानी कि अगर कोई भी वैल्यू इस रैपर क्लास में स्टोर है और उसको हम इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसको कहते हैं अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग मतलब ये रैपर क्लास के बॉक्स में थी और उसको निकालकर हमने डेटा टाइप में कन्वर्ट कर लिया, इसको अनबॉक्सिंग कहते हैं। लेकिन इसका उल्टा कि अगर कोई वैल्यू इंटीजर में आइडेंटिम थी और उसको इंटीजर रैपर क्लास में कन्वर्ट किया तो वो कहते हैं बॉक्सिंग या ऑटो बॉक्सिंग। तो यहां पर ये अनबॉक्सिंग हो रही है, ये भी थोड़ा सा आपका बाहर का क्वेश्चन है। फिर देखिए ये तो मिलता जुलता है आपका, अ नंबर ऑफ बिट्स ऑक्युपाइड बाय द वैल्यू कैरेक्टर ए, ये कैरेक्टर वैल्यू है, तो कैरेक्टर वेरिएबल आपको मेमोरी साइज पता होना चाहिए कि 2 बाइट पर कैरेक्टर लेता है, और बिट का मतलब है इंटू 8 कर दो, तो 2 इंटू 8 16 बिट हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। उसके बाद a method which is a part of class rather than instance of a class, ऐसा मेथड जो पार्ट ऑफ क्लास का तो पार्ट है लेकिन वो इंस्टेंस नहीं है क्लास का, तो उसको स्टैटिक मेथड बोलते हैं। ये आप अलग से ही याद करके रखो, ऐसे मेथड जो क्लास के तो पार्ट हैं लेकिन किसी ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट होता है, किसी ऑब्जेक्ट के पार्ट नहीं है, तो उसको स्टैटिक मेथड कहा जाता है या स्टैटिक वेरिएबल कहा जाता है। ओके, बस खत्म होने वाला है, तो ये हो गया आपका एमसीक्यू, इतने ही थे। अब मैं आपका तुरंत के तुरंत यहां पर अभी एमसीक्यू को ही कंटिन्यू रखना चाहूंगा, तो उसमें मैं ये जो स्पेसिमेन पेपर है इस साल का उसको ले लेता हूं, एमसीक्यू थोड़े आ जाएं आप लोगों को। इसमें 2-4 क्वेश्चन तो पक्का मिलेगा ही मिलेगा, और हो सकता है मैक्सिमम सारे इसी से उठा के दे दिए जाएं। बच्चों पढ़ो, रैपिंग ऑफ डेटा एंड मेथड टुगेदर एज वन यूनिट इज टर्म एज इनकैप्सुलेशन, बिल्कुल सही। उसके बाद द डेटा टाइप विच इज स्पेसिफाइड दैट द मेथड डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू, कौन सा डेटा टाइप है जो वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है, ये बताता है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। आप समझो, द डेट, अच्छा डेटा टाइप पूछा गया, द डेटा टाइप विच इज स्पेसिफाइड दैट मेथड डज नॉट रिटर्न वैल्यू, आप याद रखिएगा, मेथड वर्ड अगर आ जा रहा है तो मेथड वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, उसको वॉइड कहते हैं, वो भी स्मॉल में होता है। वॉइड का मतलब होता है नो रिटर्न वैल्यू। मेथड मतलब फंक्शन, जो आगे टॉपिक पढ़ोगे स्ट्रिंग एरे के बाद फंक्शन कंस्ट्रक्टर, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। और बाकी डेटा टाइप अगर कहें तो नॉर्मल डेटा टाइप तो वो बूलियन टाइप का होता है, ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है, कोई कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स, तो कंडीशन के रूप में अगर कुछ कहेंगे तब तो बूलियन कर देना। और यहाँ पे मेथड पूछ रहे हैं तो ये स्मॉल में वर्ड होता है, कई बच्चे इसको वर्ड लगा के आएंगे, ये वी कैपिटल होता ही नहीं है, सारे डेटा टाइप सारे कीवर्ड स्मॉल में ही होते हैं, ये हमेशा एक पक्का याद रखना। तो उसके बाद ये फिर से हमें लगा रिपीट कर दिया गया, ये आपका कौन सा था, लॉजिकल ऑपरेटर विच इज एन यूनरी ऑपरेटर। अच्छा ये क्वेश्चन चेंज है, इनमें जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं कौन से, एंड और डॉट, उनमें से कौन सा ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर के रूप में यूज किया जा सकता है? बिल्कुल, सी, सिंगल नॉट जो है ये लॉजिकल ऑपरेटर होता है, लेकिन इसको एज अ यूनरी ऑपरेटर भी यूज किया जा सकता है। इसका यूज क्या होता है, किसी भी कंडीशन का अपोजिट कर देना, किसी कंडीशन का, हाँ, जैसे कि आपने लिखा इफ नॉट का साइन और 5 इज ग्रेटर देन 2, तो क्योंकि कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये ट्रू आएगा, लेकिन इसके बाहर क्या है, नॉट, तो इसका मतलब ये फॉल्स कर देगा, ये अपोजिट कर देता है। उसके बाद स्कैनर क्लास इज अ, और क्लास क्या, प्रिमिटिव डिराइव्ड डिराइव्ड क्लास होती है। तो ये क्वेश्चन जो आपको इस समय नहीं आ रहे हैं, यही क्वेश्चन जो डर होता है वही आगे प्रकट हो जाता है, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, डिराइव्ड क्लास है ये।
अब जो कल पेपर है वो आज ये कर रहे हो, अभी तुमको समझ में आ जाएगा कितने सारे क्वेश्चन। अब जैसे इसमें क्या होगा है, जो आपके स्कूल हैं वो क्या करेंगे, अगर थोड़ा सा स्मार्टनेस कर रहे हैं सिर्फ वैल्यू बदलेंगे, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम रहेगा। फर्स्ट टर्म के कोर्स के हिसाब से इनके क्वेश्चन निकाल लिए जाएंगे। जैसे फंक्शन है वो छोड़ दिया जाएगा। अब जैसे ये है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, मैथ डॉट पावर आना चाहिए तुमको। अब यहाँ पे देखो जरा, दिमाग लगाओ, ये 1/2 का मतलब क्या हुआ, 0.5। तो किसी भी नंबर की 0.5 अगर पावर कर देते हो तो क्या हो जाता है, उस नंबर का स्क्वायर रूट निकल आता है। लाइन पे ध्यान दो, उस नंबर का स्क्वायर रूट निकल आता है। किसी भी नंबर की पावर 0.5 करोगे तो उस नंबर का पावर ना होकर स्क्वायर रूट निकल आता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 25। यहां पे आउटपुट 25 आ जाएगा, और यहां पर स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा रहा है तो 12 आ जाएगा। जोड़ो इसको, तो 0.0 जरूर लगा देना, क्योंकि ये सब डबल में वैल्यू रिटर्न होती है। आ गया ना समझ में? ओके। उसके बाद द करेक्ट इफ स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग टर्नरी ऑपरेशन स्टेटमेंट इज। अब जैसे ये टर्नरी ऑपरेटर है, इस टर्नरी ऑपरेटर को इफ एल्स में कन्वर्ट किया जाए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो पहले इन दो में देख लो, ये कंडीशन है, ठीक है, कंडीशन ट्रू हुई तो ये ट्रू जो है एसओपीएलएन को मिल जाएगा। तो यहाँ रिटर्न ट्रू लिख रहे हैं, यहाँ रिटर्न तो हो नहीं रहा कुछ, और नहीं तो फॉल्स, तो ये रिटर्न नहीं हो रहा है। और देखो आगे, यहाँ पे भी ये रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ देखो ये एसओपीएलएन आ गया। तो कंडीशन ट्रू है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। और सी में देखें क्या दिया है, फिर रिटर्न दे दिया। तो यानी कि आपका ये सही है, सी वाला सही है, क्योंकि एसओपीएलएन मिलना चाहिए था। उसके बाद देखो बच्चों, मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट ऑफ जावा इज। मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट ऑफ जावा इज, तो आपको बताया, हाँ बताओ बेटा। यस, स्विच केस में आपको हेडिंग लिखवाई गई थी, स्विच केस, उसमें बताया गया था इट इज अ मल्टी ब्रांचिंग स्टेटमेंट, क्योंकि उसमें बहुत सारे केस होते हैं ना, तो अलग अलग ब्रांचेस उसको माना जाता है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा स्विच। उसके बाद द नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्युपाइड बाय द कांस्टेंट 45 आर। तो 45 है, ये तो आपका इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू कितनी बाइट मेमोरी लेती है, 4 बाइट। तो यहां पे आपका 4 बाइट आंसर माना जाएगा। अब आप यहां पे भी ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, जो फर्स्ट टर्म के टॉपिक के हिसाब से मैच कर रहे हैं, तो आप ये समझ लेना कि ये खाली वैल्यू बदली जाएगी, ये क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो सिर्फ एग्जाम्पल चेंज हो सकता है, लेकिन अब यहाँ पे आपको सीख क्या लेनी है, आपको सीख ये लेनी है कि आपको इंटीजर की चांस की बात है, याद था 4 बाइट, लेकिन आपको कैरेक्टर का नहीं मालूम, आपको बुलियन का नहीं मालूम। हाँ, तुमको काबिल हो सब मालूम है। बहुत सारे बच्चों को हम बता रहे हैं जो ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस क्वेश्चन के टाइप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, कि वो मेमोरी बाइट पूछा जा रहा है, इसका मतलब वो इंटीजर पूछा गया, तो वो फ्लोट, डबल, कैर, शॉर्ट, किसी का भी पूछा जा सकता है। इस बात पे ध्यान देना है आप लोगों को। तो टाइप ऑफ या नेचर ऑफ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। डू वाइल लूप इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप, सी ऑप्शन सही है। देखिए बच्चों, ये दो लूप लगाए गए हैं। हाउ मैनी टाइम्स इनर लूप विल बी एग्जीक्यूटेड, अंदर वाला लूप कितनी बार चलेगा। तो यहां पर कुछ दिया तो गया है, देखो। अरे देख लो भैया, देखो इधर, लिसन, पहले वाले ऊपर वाले लूप की वैल्यू जब 1 होगी, तो अंदर वाला लूप यानी कि m 1 से 4 तक चल रहा है, यानी कि 4 बार चला। फिर जब अंदर वाला लूप फॉल्स हुआ, तो ऊपर वाले लूप की वैल्यू हो गई 2, तो ये भी कंडीशन ट्रू हो गई। तो अंदर आने पर फिर से 1 से 4 तक चलेगा, तो अंदर वाला लूप फिर से 4 बार चला, और उसके बाद ये टोटल 8 हो गया। अब ऊपर वाला लूप जैसे 3 करेगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो यानी टोटल ये 8 टाइम्स चला है।
फिर जैसा है वैसा करेंगे। अब देखो ये ऊपर वाला लूप 2 बार चल रहा है, इसका मतलब अंदर वाले लूप को कंप्लीटली 2 बार चलवाएगा। तो 2 बार चलवाने पर एक बार चलवाएगा तो 4 बार चला, दूसरी बार चलवाया तो 4 बार चला, यानी 8 बार चला, 8 टाइम्स चल गया। ऐसे निकाला जाएगा। अगर पूछ दिया जाए दोनों लूप कितनी बार चले टोटल, तो बस कुछ करना नहीं है, बस देख लो कि 1 1 से स्टार्टिंग है, हाँ ओके, फिर एंडिंग को खाली मल्टीप्लाई करा दो, 2 into 4, 8 टाइम्स टोटल दोनों लूप चले मिलाकर। उसके बाद बच्चों देखिए, अ मेथड विद द सेम नेम एज ऑफ क्लास, ऐसा मेथड, ये थोड़ा आउट ऑफ बाउंड जा रहा है। फंक्शन का नाम अगर क्लास के नाम से सेम है तो उसको कंस्ट्रक्टर कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये फंक्शन टॉपिक का है। किसी भी फंक्शन का नाम अगर क्लास के नाम से मैच कर जाए तो उसको कंस्ट्रक्टर फंक्शन कहते हैं। फिर उसके बाद यहां पे कह रहे हैं विद आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू, नो रिटर्न डेटा टाइप, आर्गुमेंट उसमें है तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो जाएगा, यानी कि उसके गोल वाले ब्रैकेट में कोई आर्गुमेंट है तो वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। हाँ वो पैरामीटर है, तो ये कंस्ट्रक्टर की बात हो रही है वैसे ये, लेकिन पैरामीटर उसको कहते हैं, तो फंक्शन में भी पैरामीटर होता है। उसका देखिए ये आपके उसमें आता है, तो अब जैसे ये बेवकूफी ना करना, मैं फिर से कह रहा हूं ये एक क्वेश्चन का टाइप है कि वो आस्काई कोड के बारे में जानना चाहते हैं, तो इसका मतलब स्कूल में क्या करेंगे, इसको बदल के दूसरा आस्काई कोड पूछ लेंगे। तो आपको क्या नहीं आता, अगर आस्काई कोड नहीं आता है तो आप गड़बड़ कर जाओगे। तो आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल ए से कैपिटल जेड ये 65 से 90 आस्काई कोड होता है, 90, और स्मॉल ए से स्मॉल जेड ये आपका 97 से 122 होता है, और आपका 0 to 9 जो डिजिट्स होती हैं उसका आस्काई कोड 48 से 57 होता है, और जो स्पेस देते हो आप स्पेस बार से उसका आस्काई कोड 32 होता है। इतने आस्काई कोड आपको याद होने चाहिए, फिर आगे पीछे कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हो। नहीं आते हैं तो एक क्वेश्चन आपका इस टाइप का निकल जाएगा, समझ गए। उसके बाद अब देखो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कमेंट लाइन के बारे में, द स्टाइल ऑफ एक्सप्रेसिंग सिंगल लाइन कमेंट, सी सिंगल लाइन। अब देखो यहाँ पे दो होता है, एक सिंगल लाइन कमेंट होता है उसका ये ऑप्शन है, और एक मल्टी लाइन कमेंट होता है उसका ये ऑप्शन होता है, ये भी स्टार अंदर है, ये भी स्टार अंदर है। और एक डॉक्यूमेंट कमेंट होता है जो बहुत कम पूछा जाता है, उसमें 2 स्टार यहाँ होते हैं, फिर जितनी लाइन लिखना चाहो लिख लो और लास्ट में एक उससे बंद कर दो, ये डॉक्यूमेंट कमेंट भी होता है, लेकिन ये पूछा ही नहीं जाएगा, सिर्फ इन्हीं दोनों में से पूछा जाएगा। ठीक ठीक ठीक। और आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जिनके पास टाइम है वो रुकेंगे, बाकी अपना जाएं। ये दो स्ट्रिंग टॉपिक आना ही आना है आपका, है ना। तो स्ट्रिंग टॉपिक में बच्चों द मेथड टू चेक इफ कैरेक्टर इज अ अल्फाबेट, इसके लिए कौन सा मेथड होता है, कोई कैरेक्टर एक अल्फाबेट है यानी ABCD है, उसके लिए कौन सा मेथड होता है, कैरेक्टर फंक्शन पढ़ाए गए हैं। इज लेटर, थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हो, इज लेटर होता है, ठीक है। इज अल्फा नाम का कोई फंक्शन नहीं होता है, इज अपर केस होता है, इज लोअर केस होता है, लेकिन इज लेटर का मतलब A से Z कैरेक्टर चेक करने के लिए, चाहे अपर केस हो चाहे लोअर केस हो। कौन आया था, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, द आउटपुट ऑफ डबल डॉट पास डबल, डबल डॉट जैसे इंटीजर डॉट पास एंटी होता है इंटीजर में कन्वर्ट करता है, ऐसे डबल डॉट पास डबल डबल में कन्वर्ट करता है। तो ये क्या करेगा, 71.25 को डबल में कन्वर्ट कर देगा, तो ये न्यूमेरिक वैल्यू बन गई 71.25 न्यूमेरिक वैल्यू बन गई, और इसमें प्लस 0.75 ऐड कर दीजिए, अब 72 पॉइंट ऐड करो भैया, ये 0550 हो जाएगा, और 7 8 9 और 10 का 0 हो जाएगा, 72.0, ठीक।
तो 72.0 ये ऑप्शन सही है। याद रखिए इंटीजर डॉट पास टी डबल डॉट पास डबल किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू को डबल में कन्वर्ट करता है। हाँ, अगर यही यही वैल्यू होती, लेकिन अगर इंटीजर में कह देते तो 71 खाली इसमें निकल के आता, और फिर उसके बाद इसको ऐड करो तो जो आना होगा वो आ जाएगा, लेकिन निकलता खाली 71.71 निकलता। ओके, जो बच्चे अभी ज्वाइन किए हैं तो उनको मैं बता दूं कि ये क्लास जो है मैंने 6 बजे से ही स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मेरे पास टाइम था, और मेन टाइम का ही होता है। आपके पास ये वीडियो अवेलेबल होगी, आप फास्ट ट्रैक में इसको देख लीजिएगा। इसमें अभी तक मैं लगातार एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, तो एमसीक्यू आपका जरूरी भी है, और बाकी आगे के भी क्वेश्चन एलपीएस का पेपर भी डिस्कस किया जाएगा। और मैं कहूंगा जिसके पास भी प्रीवियस ईयर का सेंट मैरी का पेपर हो, वो अगर मिल जाए तो वो आप मुझे सेंड कीजिए, तो मैं उसको भी डिस्कस करूंगा। देखिए बच्चों ध्यान दो, द मेथड ऑफ कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू अपर केस, स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए कहा जा रहा है। ऑप्शन सी। अब यहां पर एक फंडामेंटल याद कर लीजिए, जावा में जो फंक्शन के नाम रखे जाते हैं उनका एक रूल होता है कि पहला नाम पूरा स्मॉल में, फिर हर वर्ड जो भी नया जुड़ेगा उस नाम के साथ, तो हर वर्ड का पहला लेटर खाली अपर केस में होगा। तो जैसे यहाँ कंफ्यूज किया जा रहा है, ये भी अपर केस कर दिया, ये भी अपर केस है, ये भी अपर केस है, तो हमारा रूल के हिसाब से कौन सा यहाँ पे सही जा रहा है कि पहला नाम स्मॉल में होना चाहिए, फिर हर अगले वर्ड का पहला लेटर खाली अपर केस में रहेगा। और दूसरा यहाँ पे स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने के लिए कहा गया था, इसलिए यहाँ पे स्ट्रिंग भी देखना है, क्योंकि ये चीज इससे भी मैच कर रही है, और इसमें कैर लिखा है और यहाँ पर स्ट्रिंग, तो यानी ऑप्शन सी सही है। तो फंडामेंटल कोई बच्चे को आता है वो बता दे रहा, लेकिन अगर आपको नहीं आता तो फंडामेंटल पे ध्यान जरूर दीजिए। उसके बाद देखिए द आउटपुट ऑफ द मेथड, जैसे ये डिटर्मिनेशन स्ट्रिंग है, इसमें फिर से देखिए सब स्ट्रिंग, यहाँ पे 2 से कहां तक तोड़ेगा, बताते जाओ ऑनलाइन वाले बच्चे, 2 से कहां तक तोड़ेगा, 6 तक, तो 6 का मतलब कहां तक, 5 तक, एक कम। तो एक बार मैं दिखा दे रहा हूं, 0 0 1 2 2 3 4 5, इतना तोड़ेगा तो क्या निकला, TERM टर्म, और टर्म का पूरा ये अपर केस है, देखो तो ये अपर केस में टर्म क्या है, ये ऑप्शन ए। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे एरे यूज किया गया है, और एरे में वैल्यू कितनी है, 10 है, और ये एरे कैसा है, इंटीजर टाइप का है, तो इंटीजर टाइप एरे कितना बाइट मेमोरी लेता है बच्चों बताओ, इंटीजर 4 बाइट, इंटीजर 4 बाइट मेमोरी लेता है, भैया याद कर लो यार, पहली क्लास में बताया गया है। तो इंटीजर 4 बाइट मेमोरी लेता है, और यहाँ पे मेमोरी कितनी है, 10, तो 40 बाइट मेमोरी बनेगी जाकर, ऑप्शन बी सही है आपका। उसके बाद देखिए ये एक एरे है, इस एरे में ये वैल्यू स्टोर है, और यहाँ पे खाली लिखा है 4, तो 4 का मतलब सिर्फ 4 ही एलिमेंट लेगा, तो यहां से यहां तक 4 एलिमेंट ले लेगा, बाकी सब बेकार हैं। अब यहाँ पे ये क्या पूछ रहे हैं, द एलिमेंट, अच्छा नो 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 नो, क्वेश्चन इनका चेंज है। ये कह रहे हैं कि इंडेक्स नंबर 4 पे कौन सी वैल्यू है, द एलिमेंट इन इंडेक्स नंबर 4, तो क्योंकि एरे 0 से स्टार्ट होता है, तो ये 0 1 2 3 4, तो 4 पे क्या है, 16 है, 0 से स्टार्ट होता है ना एरे, तो 4 पे क्या है, 16, यानी कि 16 आपका आउटपुट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेम द टाइप ऑफ एरर, एरर का देखो एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक मैथमेटिकल फंडामेंटल आपको आना चाहिए कि -24 में से -25 सॉरी 24 में से -25 कर देंगे तो -1 आएगा, और SQRT स्क्वायर रूट माइनस वाली वैल्यू निकलता है, नहीं निकलता, नहीं निकलता, इसके रन टाइम एरर मानी जाएगी, रन करते समय ये पता कर पाएगा कंप्यूटर कि माइनस वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, इसलिए इसको रन टाइम वैल्यू कहा जाएगा। नहीं वो अलग है वो भी उससे मिलता जुलता, उसमें तो रिजल्ट ही नहीं आएगा उस। अच्छा
अब देखिए बच्चों, इसके भी एमसीक्यू हो गए हैं कंप्लीट। अब देखो बच्चों ध्यान दो, कुछ क्वेश्चन फिक्स हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ये सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, खाली डिस्कस कर ले रहा हूं, और एलपीएस वाले पेपर से सॉल्व करके हम लोग देखेंगे। देखो प्लस प्लस माइनस माइनस वाले का एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है फिक्स रूप से। फिर ये जावा एक्सप्रेशन में कुछ डिस्कस कर लेना चाह रहा हूं यहीं पे, क्योंकि ये आप कंफ्यूज करोगे कुछ। हाँ मैं बताने जा रहा हूं बेटा। तो देखो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन का फंडामेंटल ध्यान करो कि अगर किसी एक्सप्रेशन को ये सीधी लाइनों में बंद कर दिया गया है, तो इसका मतलब ये मैथ डॉट एबीएस फंक्शन है, मैथ डॉट एबीएस फंक्शन है ये, और इसके अंदर ये पूरा सॉल्व करके लिख दो यहां पर। फिर उसके बाद अगर स्मॉल ई की पावर कुछ भी दिया गया हो, स्मॉल ई की पावर, और किसी की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ स्मॉल ई, तो हमेशा ये मैथ डॉट ई एक्स पी फंक्शन माना जाता है, और इसके अंदर एक्स लिख दिया जाएगा। स्मॉल ई को मैथ डॉट ई एक्स पी फंक्शन माना जाता है। और ऐसे ही अगर मान लीजिए p की पावर x होती p की पावर x, तो ये मैथ डॉट पाव होता बच्चों, मैथ डॉट पाव। तो अब यहां पे जो भी लिखा है, जैसे p कॉमा ऐसे करके 2 लिखा होता, तो यानी कि x की पावर 2 हो गई इस तरीके से। बाकी आपको एसक्यूआरटी पता है, आपको मिन मैक्स पता है, या पता होना चाहिए। आपको सीबीआरटी पता होना चाहिए, जैसे एसक्यूआरटी स्क्वायर रूट निकालता है, सीबीआरटी क्यूब रूट निकालता है। कि ये आपके मिलने वाले हैं, मतलब ये एक्सप्रेशन का एक क्वेश्चन मिलने वाला है, ये आप याद रखिएगा। दो मैंने ये जावा एक्सप्रेशन में, यानी जावा में इसको लिखा कैसे जाएगा ये पूछा जाता है। ये कोई फंक्शन नहीं है जिसका रिटर्न टाइप हो, इनका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। हाँ जो पावर है वो गोल वाले ब्रैकेट में लिख दो बस, मैथ डॉट ई का पावर जो है वो एक्सपी बन जाएगा। क्या करोगे सॉल्व करके? हम एलपीएस पेपर देखना चाह रहे थे, क्योंकि वही आने वाला है। तुम्हारा मुंह नहीं देते हैं पूरा का पूरा। अब जो 9th वाला पीछे एलपीएस वाला बैठा है, अरे नहीं भैया, सब ऐसे होता है कि मतलब आप समझ लो कि 50-60% सेम मिलेगा, सेम। अब देखो दूसरा क्वेश्चन आपका जो है, रीराइट द फॉलोइंग यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। तो ये टर्नरी ऑपरेटर, कोई बच्चा है जो चाहता है कि इसको मैं करके दिखाऊं, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूं। ये आपको क्वेश्चन मिलने वाला टर्नरी ऑपरेटर से इफ एल्स में, या इफ एल्स से टर्नरी ऑपरेटर में कन्वर्ट करने का एक क्वेश्चन फिक्स रूप से आपको मिलेगा। कोई नहीं है, देखो शर्माओ नहीं यार, हम जब करने के लिए बैठे हैं तब क्या दिक्कत है, कर दें। तो देखो यहां पे टर्नरी ऑपरेटर का सिंटेक्स खाली याद रखो क्या है। पहले है रिजल्ट वेरिएबल इज इक्वल टू कंडीशन क्वेश्चन मार्क ट्रू कोलन साइन फॉल्स। ये इसका सिंटेक्स आपको खाली याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें ढूंढो रिजल्ट वेरिएबल कौन है। अरे ए सी में स्टोर हुआ है, सी रिजल्ट वेरिएबल हो गया, तो यानी कि सी इज इक्वल टू, उसके बाद कंडीशन ढूंढो कौन सी है, एक्स ग्रेटर देन वाई। अब क्वेश्चन मार्क लगा दो, उसके बाद कंडीशन ट्रू हो रही, तो क्या हो रहा है, ए अपनी वैल्यू को सी में स्टोर कर रहा है, तो सी तो लिख ही चुके हो, बचा क्या, ए। आप यहाँ पे गलती ये ना कर देना कि सी इज इक्वल टू ए लिख दो, सी इज इक्वल टू तो लिख ही चुके हो, खाली ए लिखना है, यानी इक्वल साइन के बाद वाला पोर्शन आपको लिखना होता है। और कंडीशन फॉल्स होती है तो कहां जाएंगे, एल्स में। और यहाँ पे ए सी में क्या स्मॉल ए स्टोर हो जाए, तो यानी कि यहाँ पर स्मॉल ए लिख दीजिए सिंगल कोट्स में, बस हो गया कन्वर्ट। तो ये सिंटेक्स जिसको आता है वो कर लेगा, जिसको सिंटेक्स नहीं आता वो नहीं कर पाएगा। हो गया बच्चों। उसके बाद देखिए, रीराइट द फॉलोइंग व्हाइल लूप यूजिंग फॉर लूप। एक लूप का कन्वर्जन आपको मिलना है। इसमें भी फिर वही समस्या आएगी, आपको व्हाइल लूप का, फॉर लूप का, डू व्हाइल का सिंटेक्स खाली पता होना चाहिए। उसमें हर लूप में 4 चीजें होती हैं, तो चारों चीजें में मतलब स्टार्टिंग ऑफ द लूप, एंडिंग ऑफ द लूप,
वर्किंग ऑफ द लूप और अपडेशन ऑफ द लूप। ये चारों चीजें व्हाइल लूप में कहां होती हैं? फॉर लूप में कहां होती हैं? डू व्हाइल में। याद है तो ये इसमें कभी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए यहां पर कौन सा, यही था ना? हाँ। अब इसमें इसमें फॉर लूप में कन्वर्ट करना ना, यूजिंग फॉर लूप। अब फॉर लूप का देखो मैं यहां सिंटेक्स दिखा रहा हूं पहले। तो इसमें होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन, पहले वेरिएबल डिक्लेयर करो, उसके बाद फॉर, और यहां पे इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मतलब a इक्वल टू 5, इस तरीके की बात। फिर कोलन साइन कंडीशन, फिर कोलन साइन अपडेशन, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, और यहां पर ये वर्किंग है। ये इसका सिंटेक्स है फॉर लूप का। चलो अब स्टार्ट करते हैं। बताओ वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल कौन कौन से यूज हैं जो जिसको डिक्लेयर करना है? int x। अब यहां डिक्लेरेशन कहा गया, इनिशियलाइजेशन नहीं कहा गया। यानी जो लूप, देखो यहां पे एक और कंफ्यूजन होगा, जैसे हो सकता है 2 वेरिएबल यहां यूज हो रहे हो, तो आपको पहचानना है कि लूप वेरिएबल कौन सा है और कोई प्रोसेस वेरिएबल वाला कौन सा है जो प्रोसेस में बस यूज हो रहा है। तो लूप वेरिएबल को यहां डिक्लेयर नहीं कर, मतलब डिक्लेयर करना है, इनिशियलाइज नहीं करना है। जैसे मान लीजिए यहां बी भी होता है, तो बी इक्वल टू अगर 5 लिखा होता तो यहां पे बी इक्वल टू 5 लिखेंगे, लेकिन एक्स इक्वल टू 5 लिखा है वो यहां नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक्स क्या है? लूप वेरिएबल है, वो लूप चला रहा है। तो अब क्या करें? ये सेमीकोलन हो गया। उसके बाद अब ये सिंटेक्स देखो, फॉर, अब ये इनिशियलाइजेशन का मतलब एक्स में वैल्यू डालो, सेमीकोलन, फिर कंडीशन। बोलते रहो, यही यूनिवर्स को जा रहा है, जो बोल नहीं रहा है वो क्या करेगा भगवान जाने। फिर यहां पर एक्स प्लस प्लस। अब इसकी बॉडी में कुछ रहेगा नहीं, ये बॉडीलेस लूप हो गया, एसओपी तो है ही नहीं ना। उसके बाद लूप से जब बाहर निकलेंगे तो एसओपी एलएन एक्स। अब जैसे इस लाइन को कोई अंदर कर दे, ये जब व्हाइल लूप से बाहर है तो फिर फॉर लूप से बाहर क्यों नहीं होगी? तो बस इतना ही है, सिंटेक्स याद होना चाहिए, फ्री के नंबर होते हैं ये सब। डू वाइल में तो कोई चक्कर ही नहीं, नीचे से वाइल उठाओ, वाइल वाइल ऊपर उठाओ, नीचे कर दो, ऊपर डू लिख दो, बाकी सब सेम। देखो ये क्वेश्चन ये भी मिल जाएगा, हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। तो यहां पर आपको गिनना है कि कितनी बार लूप एग्जीक्यूट होगा। तो लूप के कर्ली ब्रैकेट में अंदर आ गए, इसका मतलब लूप एग्जीक्यूट होगा, और कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, अगर अंदर आए तो लूप एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखो हम यहां पे ऐसे कर लेते हैं, स्टेप स्टेप। तो पहले यहां पर ये जो भी लिखा है काउंटर में 1 है, अब नीचे आओगे, डू से नीचे आ जाओगे। आउटपुट क्या आ रहा है? आउटपुट भी पूछा है क्या? आउटपुट भी पूछा है, तो आउटपुट इधर लिखते जाओ। तो नीचे आएगा काउंटर प्रिंट हो रहा है, तो काउंटर में क्या है? 1, तो आउटपुट में 1 प्रिंट हो गया, और यहां पर ये स्टेप 1 चल रहा था। उसके बाद नीचे आने पर, ये प्रिंटिंग कराने के बाद वाइल कंडीशन में आएगा, नीचे आने पर यहां पे काउंटर प्लस प्लस हो रहा है, वो भी पोस्ट में। तो पोस्ट क्या करता है? तुरंत वैल्यू चेंज नहीं करता है। तो इसका मतलब यहां पे जो चेक होगा वो चेक होगा कि काउंटर के पास 1 था, तो 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है। उसके बाद ये 2 हो जाएगा, 1 चेक करेगा लेकिन अपनी वैल्यू को 2 बना देगा। अब लूप ऊपर जाएगा, फिर से डू पर, और डू का मतलब नीचे आए, इसका मतलब चल गया। चल गया तो ये सेकंड टाइम सेकंड स्टेप पे चल रहा है, और यहाँ काउंटर की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 2। तो ये 2 प्रिंट करा देगा, इसे बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा कराया गया है। फिर नीचे आएगा चेक, ये 2 करेगा, 2 5 से छोटा है, हाँ है, और प्लस प्लस करके 3 कर देगा। ऊपर जाओगे, नीचे उतरोगे, स्टेप भी 3 है और प्रिंट भी 3 ही हो रहा है। फिर चेक 3 होगा और स्टेप वैल्यू हो जाएगी 4, तो 3 छोटा है 5 से, फिर ऊपर जाएगा और डू के अंदर आए, इसका मतलब 4th टाइम चल रहा है, काउंटर की वैल्यू भी 4 है। उसके बाद फिर चेक 4 हो रहा है, आप ध्यान देना, चेक 4 हो रहा है, तो 4 छोटा है 5 से, लेकिन वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी? 5। नीचे आओ और फिर ऊपर जाओगे, यहां पे 5th टाइम चल रहा है और प्रिंट क्या करेगा? 5। अब जरा ध्यान देना, 5 प्रिंट कर चुका है ना, अब चेक 5 हो रहा है, तो 5 इज लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6।
अब कंडीशन फॉल्स हो गई तो यहीं से बाहर चले गए, अब कुछ मतलब ही नहीं है। तो ये कितनी बार चला? 5 टाइम्स। और आउटपुट क्या आया? ये यहां पे ये 5 टाइम्स लिखना है। ये चला, आउटपुट आपका 1 2 3 4 5 आ गया है। ऐसे ही आपके ये आउटपुट है। कोई आउटपुट लग रहा हो तो ठीक है, नहीं तो मैं एलपीएस वाला पेपर एक बार देखना चाहता। हाँ, तो आप ये काम कर सकते हो, कॉपी पे लिखकर उसकी फोटो सेंड कर दो व्हाट्सएप पे, तो मैं उसको तुरंत देख के बता दूं, जो भी आप चाहते हो। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आप देखो यहां पर ये आपका आउटपुट, क्योंकि स्ट्रिंग है इसलिए आउटपुट मैं डिस्कस कर ले रहा हूं। देखो मिसिसिपी, यहां पर एस को रिप्लेस फंक्शन क्या करता है? रिप्लेस करता है, तो एस को ढूंढो और टी बना दो। एस को ढूंढो और टी बना दो, और बनाने के बाद उसको टू लोअर केस स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर दो। तो एस, ये इतने सारे एस हैं, इनको क्या बना रहे हैं? टी। और फिर पूरी स्ट्रिंग को स्मॉल, हाँ ओके, पूरी स्ट्रिंग को स्मॉल में कन्वर्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? एम आई डबल टी आई टी टी आई पी पी आई, ये बन जाएगा, ये आपका आउटपुट आ जाएगा। उसके बाद बच्चों देखो, ये कंपेयर टू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। कह रहे हैं कंपेयर करो, ध्यान दो। कंपेयर टू, रिड्यूस को रिवॉल्व से कंपेयर करो। भैया आवाज बंद करो। ये देखो, आर ई रिड्यूस है, कोई बच्चा बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। कौन है खतरनाक आदमी? गलत बात है बेटा, क्लास डिस्टर्ब कर रहे हो। देख नहीं पाए, इधर लगा देते हैं, अभी देख लेंगे। हम्म, निधि कुशवाहा बोल रही हैं। हम लोग पेपर देख रहे थे। हाँ, यहाँ पे देखिए, ये जब कंपेयर होगा तो आर आर कंपेयर होगा तो सेम है, इग्नोर करके आगे बढ़ जाएगा। फिर ई और ई कंपेयर होगा, सेम है, इग्नोर करके आगे बढ़ जाएगा। फिर डी और वी कंपेयर होगा, तो डी वी तो अलग अलग होते हैं। तो आपको क्या करना है, ये डी से वी तक के बीच का डिफरेंस काउंट करना होता है, डी से वी तक का। तो उसमें खास बात क्या है, डी को छोड़कर वी तक गिनना है, डी को छोड़कर ई से गिनना है, मतलब एक तो ए बी सी डी, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी 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 आ गया है। 12 13 14 15 16 17 18 18, तो 18 आएगा यहां पर। अब ध्यान देना है आपको बच्चों, ये जो 18 आएगा ये प्लस में आएगा या माइनस में आएगा? तो जो पहले वाले वर्ड का कैरेक्टर है अगर वो छोटा है दूसरे वाले वर्ड के कैरेक्टर के आस्काई कोड से, तो डी तो छोटा होगा ना वी से, होगा ना एबीसीडी में। तो अगर छोटा है तो ये 18 जो आया था ये माइनस में आएगा, अगर ये बड़ा है तो ये 18 प्लस में माना जाएगा। बस इतने खास बात, तो यहां पे आ जाएगा 18, ये माइनस में 18 आएगा। उसके बाद प्लस यानी कॉन्कैट कर दे, क्या कर दे, यहाँ पे लास्ट इंडेक्स ऑफ, मतलब इधर से इंडेक्स नंबर ढूंढो, किसका? कैपिटल ए का। तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इंडेक्स नंबर क्या आया? 8, तो यहां पर आ जाएगा 8। अब 8 आया, 8 प्लस -18 बताओ, -10, तो इसका -10 आपका आउटपुट आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये बन रहा है। अच्छा, बाकी ये फंक्शन का इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। हाँ, ये प्रोग्रामिंग हो गई। चलो फिर एलपीएस। हाँ, अच्छा एक क्वेश्चन बच्चे ने भेजा है उसका देखना है। हाँ, गो। कहाँ भेजा यार?
हाँ देखो इसको, आपका बड़ा नहीं होगा, हाँ ये है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 10 है और अंदर आओगे 10 माइनस माइनस, अब ये पोस्ट में हो रहा है तो यहाँ पे देखो, अगर ये माइनस माइनस पोस्ट वाला किसी स्टेटमेंट के साथ वर्क कर रहा है, जैसे इसके बाद ये माइनस माइनस के बाद प्लस x लिखा होता है या प्लस y लिखा होता है, तब तो ये पोस्ट मानेंगे, यानी कि वैल्यू चेंज नहीं करनी है। लेकिन अगर ये इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, यानी इसके ना लेफ्ट साइड में कुछ है ना ही राइट साइड में कुछ है, तो इसकी वैल्यू तुरंत चेंज कर दो। ध्यान दो, अगर इसके साथ कुछ प्लस माइनस हो रहा होता तो वैल्यू ना चेंज करो, क्योंकि पोस्ट में तुरंत वैल्यू चेंज नहीं होती, अगले स्टेप पे होती है। लेकिन अगर ये इंडिविजुअल स्टेटमेंट है तो वैल्यू तुरंत चेंज कर दो, फिर उसमें प्री पोस्ट में अंतर ना रखो। तो यानी ये 10 है, माइनस माइनस होकर ये तुरंत 9 हो जाएगा और 9 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि अगले स्टेप पे 9 यूज होगा ना, यहाँ तो 10 ही बना रहेगा लेकिन अगले स्टेप पे 9। तो सबसे पहले 9 प्रिंट होगा, फिर 9 1 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है, फिर ऊपर जाएगा, अब 9 से माइनस माइनस करके 8 प्रिंट हो जाएगा, फिर 8 1 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू, फिर 8 7 6 5 4 3 2। अब ध्यान दो, अब जब 1 प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट कर देते हैं, 1 प्रिंट हो गया, फिर 1 से 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है, तो ये ऊपर जाएगा और ये माइनस माइनस होकर 0 हो जाएगा, 0 प्रिंट कर देगा, फिर 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स, बाहर आ जाएगा। तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा। बेटा क्या पूछ रहे थे, ये आउटपुट पूछ रहे थे, नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार चलेगा। अरे धत्तेरी ये तो कन्वर्ट करना था, ठीक है कोई बात नहीं, ये आउटपुट आपका निकाल दिया फ्री में। अब जो है इसको कन्वर्ट करके दिखा दे रहे हैं, फॉर लूप में कन्वर्ट। देखो 1 जब 2 होगा तो 2 से माइनस माइनस होके 1 हुआ ना, तो 1 प्रिंट कर दिया, 1 1 के बराबर है, तो इसका मतलब एक बार चल जाएगा, तो जब चल जाएगा तो ये माइनस माइनस होके 0 भी आएगा। मतलब सोचो नहीं कि अच्छा ये हो गया होगा, चलाओ वहां तक, चलो वहां तक। अब इसको फॉर लूप में कन्वर्ट करना है, तो फॉर लूप का सिंटेक्स आपको पता है कि पहले वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं, तो INT x डिक्लेयर कर दो, फिर यहां फॉर लिखो और इसमें इनिशियलाइजेशन होता है, तो x इज इक्वल टू 10। उसके बाद फिर कंडीशन होती है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फिर अपडेशन होता है, तो अपडेशन यहां पे ध्यान देना, अपडेशन यहां पर एसओपी से ऊपर हो रहा है, नीचे नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपडेशन वाले पार्ट को ब्लैंक कर देंगे, छोड़ा जा सकता है, चाहे यहां पर ये गायब कर दो, चाहे ये गायब कर दो, बस सेमीकोलन प्रॉपर लगे होने चाहिए, तो ये छोड़ा जा सकता है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट खोला और यहां पर x माइनस माइनस हो रहा है और फिर एसओपी x प्रिंट हो रहा है, तो बस ये कन्वर्ट में रहेगा, क्योंकि अब इसका रीजन भी बता दें आपको, अगर x माइनस माइनस उठा के हम चाहें तो यहां रख सकते हैं, अगर रख दिया तो क्या होगा कि अपडेशन पहले नहीं हो पा रहा है, पहले प्रिंटिंग हो जाएगी, अगर ये वाला पार्ट हम यहां रख दें तो पहले 10 का 10 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद माइनस माइनस होके 9 होगा, तो आउटपुट तो चेंज हो गया ना, इसलिए आउटपुट ना बदले, वाइल फॉर को कन्वर्ट कर रहे हैं बस, वो अलग बात है, लेकिन आउटपुट ना बदले। बेटा देख पाए, हाँ तो इसमें ये वाला पार्ट छोड़ दिया जाएगा, बस इसमें गोल वाला ब्रैकेट लगा दो, ओके फाइन। अब और कोई क्वेश्चन है किसी का। अब मैं यहां पर वैसे एलपीएस पेपर में ले लेता, लेकिन अब मैं मन हो रहा है कि एलपीएस वाला पेपर ना लूं, आप लोग खुद ही पढ़ो उसका, क्योंकि पेपर तो ग्रुप पे पढ़ा है ना, जो भी डाउट है वो आप डिस्कस करो। मैं अभी चाहूंगा कि आप चाहे उस पेपर को देखकर जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं सिर्फ वो हम बता दें, हम और चक्कर में ना पड़े। ठीक है, लीड नंबर आपका बता दे रहे हैं, लीड नंबर हमने कहा देखा था, ये स्पेसिफिक पेपर में ही था हमें लग रहा है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, उसमें बोर्ड के ही कुछ उसमें था, बहुत छोटा है, पता नहीं तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो, डिजिट एक्सट्रैक्शन लूप, या तो तुमने नहीं पढ़ा है, बहुत छोटा है, कोई भी हंसी मजाक में बना देगा। ये आपका 8 क्वेश्चन है, लीड ये है, देखो कितना आराम से हो जाएगा कि एक नंबर इनपुट करो, चेक करो वो लीड नंबर है या नहीं है,
तो इसमें क्या बताया गया, डेफिनेशन पे ध्यान दो कि इसमें ऑड डिजिट का सम अलग करो और इवन डिजिट का सम अलग करो। तो ऑड डिजिट क्या है, 3 और 9 है इसके अंदर, इवन डिजिट क्या है 6 और 6, 2 बार 6 है। और फिर ये दोनों नंबर अगर मैच कर गए तो लीड नंबर। तो बहुत आसान था, लेकिन खैर आप नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। हाँ, तो जो बच्चे यहाँ पर अब अपने क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो अपने टिके रहें, और जो भी क्वेश्चन आप पूछोगे वो मैं आपको बताऊंगा। हाँ, मैं लीड नंबर बता रहा हूं। ये एलपीएस का पेपर है। देखो ये खाली जगह मुझे मिल गई है, मैं इधर साइड पे दिखाकर समझा दे रहा हूँ लीड नंबर। आपको क्या करना है, एक नंबर इनपुट करना है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपने ले लिया, ये है लीड नंबर, स्पेलिंग हो सकता है कुछ और हो। आपको एक वैल्यू इनपुट करानी, सपोज दैट ए ले लिया, एक आई लूप चलाने के लिए ले लेंगे, और इवन नंबरों का सम करने के लिए ई एस इज इक्वल टू 0, और ऑड नंबरों का सम करने के लिए ओ एस इज इक्वल टू 0 ले लिया हमने। उसके बाद आप यहां पर लूप चला दीजिए, फॉर का फॉर, पहले तो वैल्यू इनपुट होगी SOPLN, एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, और उसके बाद ए इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT, नेक्स्ट INT, ये कर देंगे। उसके बाद फिर आप यहां पर फॉर लूप लगा दीजिए, फॉर i इज इक्वल टू a, i इज ग्रेटर देन 0, i डिवाइड इज इक्वल टू 10। ये लूप चलेगा डिजिट तोड़ने वाला। और फिर यहां पर एक वेरिएबल और ले लेते हैं d नाम का, डिजिट तोड़ने के लिए। तो d इज इक्वल टू i मॉड 10। उसके बाद डिजिट टूट गई, अब चेक करा लो इवन ऑड। अगर ये आपका डिजिट जो है मॉड 2 इज इक्वल टू अगर 0 है तो ये इवन डिजिट मानी जाएगी। तो ई सम में आप ई सम में डिजिट को ऐड कर दीजिए, और एल्स ये ऑड मानी जाएगी। तो ओ सम में आप डिजिट को ऐड कर दीजिए, और उसके बाद लूप कर दीजिए बंद। अब ये सम हो चुके हैं। अब इफ कंडीशन में लूप से बाहर आकर चेक कर लीजिए, इफ ई सम इज इक्वल टू ओ सम, अगर मैच हो जाए तो SOPLN लीड नंबर, एल्स नॉट। नॉट अ लीड नंबर। बच्चों देख लिया, डिजिट तोड़ो, अगर डिजिट इवन है तो ई सम में दे दो, नहीं तो ऑड है तो ऑड सम में, तो दोनों में 12 12 आ जाएगा, लास्ट में 12 12 मैच हो जाएगा। बताइए बेटा समझ में आ रहा है या चला के दिखा दें? ओके। अब बेटा कोई भी क्वेश्चन अपना पूछना चाहे तो एक बार बता दे, तो मैं वो क्वेश्चन बता दूं। कोई भी अपना क्वेश्चन पूछना चाहे। हाँ, मैंने देख लिया है। इसमें बताया जा रहा है कि अगली नंबर आर नंबर्स हुज ओनली प्राइम फैक्टर्स आर 2 3 5, मतलब इनके प्राइम फैक्टर से 2 3 5 ही हो सकते हैं, तो वो आपके अगली नंबर हैं। ऐसे नंबर जिनके प्राइम फैक्टर से 2 3 5 ही हो सकते हैं वो आपका अगली नंबर कहे जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर 6 लिया सपोज दैट, अच्छा 6 लिया है तो 6 में देखो 2 से डिवाइड होता है 6, 3 से डिवाइड होता है 6, 5 से तो नहीं होता है। अच्छा ये और करके है, ओ और लगा है बीच में, यानी कि सब नहीं होने चाहिए, इन्हीं में से होगा, और कोई नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना 2 3 या 5 में से ही होना चाहिए। तो जैसे आपने यहाँ पर एक नंबर इनपुट करा दिया INT A, नंबर इनपुट करा लेंगे तो SOPLN एंटर नंबर, एंटर अ नंबर, और उसके बाद A इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT,
ए में एक नंबर इनपुट कर लिया गया है और उसके बाद आपका डिजिट एक्सट्रैक्शन लूप लगाया गया है इसमें, फॉर आई इज इक्वल टू ए, आई इज ग्रेटर देन 0, ये नॉट इक्वल टू 1 कहा गया है, आई नॉट इक्वल टू 1, और उसके बाद आपका आई डिवाइड बाय 3, 4, 5 तीनों में से कोई हो सकता है, तो ये वाला पार्ट वाइल लूप से बना दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फॉर लूप में सारे आर्गुमेंट चाहिए। यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पर आपका नम यानी कि ठीक, वाइल ए नॉट इक्वल टू 1, अगर ए की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है तो नीचे आए, इफ ए मॉड 2, ए मॉड 2 इज इक्वल टू अगर 0 है तो यहां पर ए डिवाइड इज इक्वल टू 2 कर दे, एल्स इफ ए की वैल्यू मॉड 3 इज इक्वल टू 0 है तो ए डिवाइड इज इक्वल टू 3 कर दे, और फिर एल्स इफ ए मॉड 5 इज इक्वल टू अगर 0 है तो ए डिवाइड इज इक्वल टू 5 कर दे, और उसके बाद एल्स एसओपी एलएन अगली नंबर कर दे, अगली नंबर, और इसके अंदर क्या कर दे, अगली नंबर हो गया, नहीं इज नॉट अगली नंबर, इज नॉट अगली नंबर करना है इसमें, एसओपी एलएन इज नॉट अ अगली नंबर, और उसके बाद जो है यहां से बाहर निकल जाए। ठीक है, अब जरा इसको देख लो, कौन सा एग्जाम्पल था तुम्हारा, 14? नहीं यार, एग्जाम्पल भेजा था ना अभी आपने, अच्छा 14 अगली नंबर नहीं है, 6 आपने भेजा, तो ए में अगर 6 है तो 6 नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गया, अब 6 2 से डिवाइड हो जाता है तो 6 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 3 जा 6 होता है ना। अब इफ ट्रू हो गई तो एल्स में नहीं जाएंगे, फिर लूप ऊपर चला गया, अब ये कितना बन गया, 3 बन गया, 3 नॉट इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू है तो नीचे आ गया, 3 से 3 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, अब 3 3 से डिवाइड हो जाए कंडीशन 2, तो 3 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 1, और फिर एल्स ट्रू हो गई तो इसमें नहीं आएगा, फिर लूप ऊपर चला जाएगा। अब ए में 1 है, 1 नॉट इक्वल टू 1, वो कह रहा है अगर कंडीशन आपका ये तब तक लूप चले जब तक ए की वैल्यू 1 ना हो जाए, अगर 1 हो गई तो लूप से बाहर आ जाओगे, अगर 1 नहीं है तो लूप चलता रहे, क्योंकि ये वैल्यू 1 हो गई है तो ये आपका कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स होके आप आ गए बाहर, और बाहर आ गए उसके बाद ये जो लिखा था उसके बाद आपने यहां चेक कर लिया, इफ आपका ए इज इक्वल टू अगर 1 है तो यहां पर एसओपी एलएन अगली नंबर हो जाएगा, अगली नंबर ये हो जाएगा, और एल्स वाला पार्ट जो था वो इसी में करा दिया गया है, ये जो लिखा है नॉट अगली नंबर ये इसमें करा दिया गया। अब देखो 14 वाला एग्जांपल ले लेते हैं, देखो 14 आपने यहां पर ले लिया तो 14 नॉट अगली नंबर आना चाहिए 14 नॉट इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू, नीचे आया, 14 मॉड 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 7, अब इफ ट्रू हो गए तो एलसीएम में नहीं जाएंगे, फिर ऊपर गए, अब 7 नॉट इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू, नीचे आया, 7 2 से डिवाइड कराएंगे कंडीशन फॉल्स, 7 3 से डिवाइड कराएंगे कंडीशन फॉल्स, 7 5 से डिवाइड कराएंगे कंडीशन फॉल्स, तो कहां चले जाओगे, एल्स में, और इट इज नॉट अ अगली नंबर, तो 14 को इसने नॉट अ अगली नंबर बता दिया, समझ पाए बेटा।
और यहाँ पर एक काम और करना है, यहाँ पर ब्रेक लगाना पड़ेगा क्योंकि लूप दोबारा ना चल जाए। अब आप नोट कर सकते हो ये पूरा आप मैंने और कोई वेरिएबल यूज किया और कोई वेरिएबल भी यूज नहीं किया। ये इफ एल्सिफ और एल्स में यहाँ पर ये अगली नंबर है और ब्रेक से लूप से बाहर, और अगर इससे पूरे बाहर निकला है तो यहाँ पर अगर ये पूरा लूप चल के ये 1 अगर ए की वैल्यू हो जाती है, 1 1 के बराबर नहीं है तो 1 1 के बराबर अगर होता है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो 1 1 से बराबर कर लेंगे और यहाँ पे अगली नंबर मैसेज प्रिंट करा देंगे। और वैल्यू प्रिंट करानी है तो प्लस लगाकर यहाँ पर वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हो, प्लस आपका। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे क्योंकि 8 टूट कर तो ये 0 हो मतलब 1 हो जाएगा, तो हमें इसकी कॉपी बना लेनी चाहिए। तो यहाँ पर ये लूप चलाने से पहले हमने कॉपी नाम का कोई एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने यहाँ पर ए की वैल्यू स्टोर करा दी, क्योंकि ए तो अब यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो हमारा यहाँ पर एक कॉपी नाम का वेरिएबल और ले लो, ठीक है, क्योंकि हमें वैल्यू प्रिंट करानी कौन सा नंबर, अगले नंबर, तो अगली नंबर और यहाँ पर कॉपी प्रिंट करा दीजिए बस। और उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वर्ड में और क्लास को बंद कर दीजिए। अब देखो कौन सा नहीं समझ में आ रहा तो हम बता दें वो स्टेटमेंट के बारे में, कोई स्टेटमेंट अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो। क्वेश्चन नंबर 3 का एफ पार्ट यानी एलपीएस वाले पेपर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ये मैं हटा दे रहा हूं बेटा, नोट कर लिया क्या? क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट ये देखिए। अच्छा एफ पार्ट ये वाला, राइट द फॉलोइंग कोड यूजिंग स्विच केस, स्विच केस का यूज करके ये कोड लिखना है आपको। तो देखो यहाँ पे आप याद रखना कि जो इफ कंडीशन में वेरिएबल यूज होता है वो स्विच केस का चॉइस वेरिएबल माना जाता है। किसी भी इफ कंडीशन में जो वेरिएबल यूज किया जाता है, एक दो चीजें होती है, एक वेरिएबल होता है, एक वैल्यू होती है। तो जो वेरिएबल यूज हो रहा होता है वो स्विच केस में ch की जगह पर रखना है आपको। तो आपने यहाँ क्या लिखा, आपने यहाँ लिखा स्विच, स्विच और वेरिएबल का नाम क्या है ए, ये ch की जगह पर रख दिया। उसके बाद बेटा जो भी इफ एल्सिफ में या इफ एल्स में जो वैल्यू होती है, वैल्यू ये आपका केस बन जाता है, जो वैल्यू होती है वो केस बन जाता है। तो यहां पर आपका बनेगा केस 100 कोलन साइन और उसके अंदर c इज इक्वल टू a इंटू 2 और फिर ब्रेक। अच्छा इसको क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग स्विच केस, कोड को कन्वर्ट करना। अब यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है, हम ब्रेक नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे इफ एल्सिफ नहीं दिया गया है। अगर इफ है तो इसका मतलब ये तीनों इफ चेक होंगी, चाहे ट्रू हो चाहे ना ट्रू हो, लेकिन चेक तीनों होंगी। हाँ लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये बाहर निकल जाएगा। चलो चलो ब्रेक लगा देते हैं, ठीक है। ब्रेक, उसके बाद केस 200 कोलन साइन और में c इज इक्वल टू a इंटू 4, फिर ब्रेक और उसके बाद केस आपका 600 कोलन साइन और c इज इक्वल टू a इंटू 10 और उसके बाद ब्रेक और बस इसको बंद कर दीजिए क्योंकि इसमें एल्स नहीं दिया गया। तो एल्स नहीं दिया गया इसका मतलब डिफॉल्ट नहीं है, एल्स का मतलब डिफॉल्ट नहीं है इसमें। देख लिया? देखो बच्चों और कोई क्वेश्चन है पूछो। और हाँ हाँ वो आप उम्मीद करो नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो कल की जो वीडियो मैंने पढ़ाई थी
उसमें एक्स्ट्रा क्लास वाली जो वीडियो मैंने ली है उसमें हर्षित नंबर, मल्टीपल हर्षित नंबर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, वो आपके उसमें व्हाट्सएप पे मैंने डाली भी है या चैनल पे एक्स्ट्रा क्लास नाम से पड़ी हुई है। वही बेसिक नंबर जो हमने पढ़ाए हैं या जो ये स्पेसिमेन पेपर में बेसिक नंबर जैसे आपका वो लीड नंबर था वो आ गया था, या उसके पिछले वाले एग्जाम में एक कोई डूडनी नंबर था वो आ गया था, इन्हीं में से पूछेंगे। और नहीं तो वो जो फिक्स क्वेश्चन है जैसे स्पाई नंबर या टेक नंबर या प्रॉनिक नंबर, इनमें से पूछ लेंगे, क्योंकि जो ऑटोमॉर्फिक और आर्मस्ट्रांग है ये बहुत पुराने नंबर हो गए, तो इसलिए वो थोड़ा टीचर कोशिश करता है नए नंबर पूछने का। लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट एग्जाम है तो इसमें पुराने क्वेश्चन ही भी पूछे जा सकते हैं। मतलब डेफिनेशन सबकी याद करके जाओ, बाकी तो एक ही जैसे क्वेश्चन है सारे। और देखो कोई क्वेश्चन पूछना है जो नहीं हो रहा है। हाँ एक बच्चा बोले। थर्ड का सी पार्ट, ये पेपर जो भी बच्चा लगा के जा रहा है उसको बहुत कुछ मिल जाएगा। थर्ड का सी पार्ट, पता नहीं कैसे गायब हो जा रहा है। थर्ड का सी पार्ट, यहाँ पे गिव द आउटपुट 18 दिया है और 12 दिया है, और यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया गया है। बेटा इसमें वैल्यू नहीं रख पा रही हो, 18 इज ग्रेटर देन 20, कंडीशन फॉल्स, और बी में 12 है, 12 इज लेस देन 15, कंडीशन ट्रू, तो एक ट्रू हो गई एक फॉल्स हो गई, तो एंड का मतलब क्या माना जाएगा, बोलिए। 18 इज ग्रेटर देन 20, कंडीशन आपकी फॉल्स, और आपका जो है 12 इज लेस देन 15, कंडीशन ट्रू, तो एंड का मतलब है सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, और फॉल्स हो गई तो ये कहां जाएगा, कोलन साइन में जाएगा, और ये अपना फॉल्स उठाकर टी में दे देगा, तो रिजल्ट आपका फॉल्स आएगा। समझ पा रहे हैं? वैल्यू रख के काम करना पड़ेगा आपको। और कोई क्वेश्चन देख लो। चलो ठीक है, अब आप लोग पूछ नहीं पा रहे हो इसका मतलब अभी पढ़ने के लिए आपको टाइम चाहिए, तो पढ़ना चालू कर दो, और बहुत अच्छा पेपर होगा आप सबका, बिल्कुल निश्चिंत रहो। आपने जितना सोचा होगा उससे तो अच्छा होगा ही होगा, ठीक है, ये मान के जाना। अगर डर के गए तो फिर कुछ कर नहीं पाओगे। आप मानो कि आपको बहुत कुछ आता है और पढ़ के ही जाओ, और पढ़ाई कभी पढ़ाई का एंड नहीं होता है, चाहे जितना पढ़ लो, तो जितना भी सफिशिएंट हो सके स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप पढ़ लो, ठीक है। सब कुछ पढ़ने की कोशिश ना करो, जो सिलेक्टिव है आपको लगता है गेस है या हमने बताया है स्कूल के टीचर ने बताया कि हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका मतलब वो तो जरूर ही पढ़ के जाना है। और बाकी थ्योरी मैंने आज जो बताया कि हाँ ये चीजें फिक्स हैं, आती आती हैं, जावा एक्सप्रेशन हुआ या बहुत सारे और क्वेश्चन जो बताया मैंने कन्वर्ट करने वाले, तो वो तो फ्री के क्वेश्चन के नंबर हैं, तो सब तैयार करके जाओ, और क्वेश्चन को वहां पर SOPLN ना लिखना, जो प्रोग्रामिंग होगी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ही लिखना, VD टेबल हर प्रोग्राम में जरूर बना देना, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ये दो चीज जरूर खास तौर पे याद रखना। और इतना टाइम निकाल लेना कि जो भी आपने किया उसको एक बार रिवाइज कर लें कि हम क्या कर पाए, क्या सही कर पाए क्या गलत, तो जो भी हमने सही लिखा है उसके हिसाब से जो हम सोचते हैं वो वही वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, इसके हिसाब से थोड़ा सा कोड को देख लेना। ठीक है बच्चों, बाकी व्हाट्सएप आपका खुला हुआ है, आप उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपस में डिस्कस कीजिए, क्योंकि नॉलेज बांटने से नॉलेज बढ़ती है। तो अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा और आपको आता है आपने बताया, तो इसका मतलब आपको आपकी अपनी नॉलेज बढ़ रही है।
ठीक है बच्चों, बाय बाय। लाइट चली गई है, ज्यादा देर ये चल नहीं पाएगा, इन्वर्टर पे चल रहा है। ओके बेटा।